रामकली ने राम रतन के अंगूठे को ठीक से अपने दाएं हाथ में पकड़ा, बाएं हाथ से माथे पर उतर आए बालों को ठीक किया और इतना कहने के साथ ही आगे निकल गई। सुबह मुंह अंधेरे ही यही निगम चौराहे पर मिलना। हमारी कोठरिया के पास से जय संतोषी मैया की, जय संतोषी मैया की पुकारते निकल जाना बस। हरगुन पंडित को अपने भौचकेपन से उबरने में दलदल में फंसे पांवों को बाहर खींचने की सी अनुभूति हुई। रामकली आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन हरगुन पंडित को अपनी पीठ के पीछे छोड़ते हुए वो जिस तरह खिलखिलाई थी, वो हरगुन पंडित के सारे अस्तित्व में अभी तक बज रहा था। स्थिति के नाजुकपन को रामकली समझती है। देखने को कहीं कुछ आपत्तिजनक नहीं है और न बसंत लाल ने ही कोई आपत्ति की थी। उसने सिर्फ इतना जरूर कहा था कि चाहे तो सभी नहाने को जा सकते हैं, भूरे को बुला लिया जाएगा। बांध पर से किले की ओर पैदल और वहां से नाव पर। जब रामकली नहाएगी, बसंतलाल बच्चों को देखेगा नाव पर, बसंतलाल के नहाने पर रामकली नाव पर। दोनों बच्चों को बहुत आनंद आएगा। रामकली भी समझती है, जानती है दोनों बच्चे बहुत खुश होंगे, लेकिन अपने लिए जिस तरह के आनंद की कल्पना उसने की है वो इन सब के साथ संभव नहीं। वास्तविकता से अभी सबका नहीं पड़ा, लेकिन कल्पना में ममफोर्डगंज की इस छोटी सी बस्ती से संगम के बीच तक के सारे फैलाव को रामकली पार कर भी चुकी। हरगुन पंडित के साथ मुंह अंधेरे का चलना, जिंदगी में पहली बार अपने निजीपन में चलना होगा। बसंतलाल का उम्र में बड़ा और रामकली के स्वभाव की तुलना में गृहस्थी का अभावग्रस्त होना रामकली के लिए आकस्मिक रूप से उजागर नहीं हुआ है। लगभग 10 वर्षों की गृहस्थी हो चुकी और अब कहीं उजागर हुआ है रामकली के भीतर का स्त्रीत्व कि जरा देखे कि मुंह अंधेरे को यात्रा के बाद बसंतलाल की घरवाली की जगह सिर्फ एक औरत के रूप में नहाती रामकली को देखकर हरगुन पंडित पर क्या बीतती है। अपने आप को अपने संपूर्ण औरतपन में उजागर देख सकने की ललक रामकली में दुल्हन की तरह नहीं आई है। राम रतन गर्भ में था, तब से वो कानों से सुनती और आंखों से देखती आई है बसंतलाल और अपने बीच के फर्क को, सिर्फ उम्र के अंतराल को ही नहीं, बाहरी असमानताओं को भी। जान पहचान के दायरे में सार्वजनिक रूप से भी चर्चा यही रही है कि कहां बसंता, कहां रामकली। हम जोलियों और हंसी ठट्टा करने वालों ने ही नहीं, पीपल वाली मौसी, फूलो ताई और चक्की वाली अन्नो मौसी जैसी बड़ी बूढ़ियों का कहना भी यही रहा है कि रामकली तो कमल का फूल है। अन्नो मौसी तो काफी पैसे वाली हैं, खुद की चक्की और खुद का तिमंजिला मकान है। एक दिन नहाने के तुरंत बाद वो गेहूं पिसाने गई थी, हालांकि पुरानी धोती में ही। अन्नो मौसी गल्ले पर बैठी थी, शायद कुछ देर देखती रही होंगी। पिसाई के पैसे देने रामकली गई और धोती के पल्लू वाले कोने में से बंधी रेजगारी निकालने में पल्लू सीने पर से पूरी तरह हट गया होगा। अन्नो मौसी तो वैसी भी औरत जात हैं, रामकली आखिर सावधानी भी क्यों बरतती। बाद में कई दिन बीत चुकने पर फूलो ताई के मुंह से होती हुई ये बात भूरे की भाभी के होठों से फूटी थी कि चक्की वाली सहो आइन कहती हैं कि रामकली की तो अनवर सिटी वालियों की सी बनावट है। तब रामकली ने इस बात को सिर्फ इस रूप में लिया था कि हाय, अन्नो मौसी जैसी बुजुर्ग औरतें भी कैसी कैसी बात कर लेती हैं, आग लगे उनकी जबान को। अब इतने इत्मीनान में और इस तरह के आसपास में तो रामकली नितांत स्वाभाविक रूप से ही रहती चली आ रही है कि अच्छा रहन सहन और पहनावा होता तो बड़े घर की बहुओं में और उसमें फर्क करना कठिन हो जाता। यह अपने अपवाद रूप से सुंदर और बिरल होने का आत्मसम्मोहन ही है, जिसे आखिर ये परिणति मिली है कि हरगुन पंडित की प्रतीक्षा रामकली के अस्तित्व में भर गई है। रात आधी से ज्यादा जा चुकी होगी। रामकली की नींद इस तरह टूट टूट कर आ रही है कि निरंतर जागते रहने की सी प्रतीति होती है। ऐसा पहले कभी हुआ हो रामकली की स्मृति में नहीं है। होने को वो 2 बच्चों की मां बन चुकी, लेकिन अपनी स्मृति पर जोर देने पर भी ये याद नहीं आ सकता कि पहले कभी उसने बसंतलाल का इस तरह इंतजार किया हो, जैसे कि हरगुन पंडित के साथ मुंह अंधेरी की यात्रा का। यह भी सचमुच विचित्र है कि हरगुन पंडित के साथ गंगा नहान पर नहीं, एक लंबी यात्रा में जाने की सी तैयारी अनुभव हो रही है। उसका कहने को मन हो रहा है कि हरगुन पंडित, इतना अचानक और इस तरह का जो फैसला हमने ले लिया,
कि मुंह अंधेरे और वो भी सर्दियों के मौसम में तुम्हारे साथ नहाने चलेंगी क्यों ले लिया। तुम शायद जानते नहीं होंगे कि औरत को जब खुद को देखना होता है, अपनी आंखों को देखना उसके काम नहीं आता। भोर से कुछ देर पहले रात का सन्नाटा अभेद रूप से गहरा हो जाता है। छोटी सी आवाज भी साफ साफ सुनाई दे जाती है। बगल में सोई श्याम कली का रोना और बसंत लाल का खर्राटे भरना नितांत अप्रिय लग रहा है। यहां तक कि रतन किसी परिलोक में खोए होने की सी प्रशांतता भी उसे किसी तरह के सम्मोहन में बांध नहीं पा रही, जैसे इस सब का तो आदी हुआ जा चुका है और इनसे अपने अस्तित्व की पहचान करने में अब किसी तरह का आकर्षण नहीं रहा। लगता है इनसे रामकली का कोई वास्ता नहीं रह गया और कहीं एकाएक हरगुन पंडित सिर्फ इतना ही पुकारता निकल गया कि जय संतोषी मैया की, जय गंगा मैया की, तो रामकली को ऐसा लगेगा जैसे वो एकाएक किसी नदी में डाल दी गई है। बसंतलाल को उसने रात को उसके लौटते ही कह दिया था कि सुबह वो चुपके से चल देगी, क्योंकि बच्चे जागे तो उसको ज्यादा परेशान करेंगे। हो सकता है रत्ना मां के साथ जाने की जिद करने लगे। रामकली को लगा वो सो नहीं पाएगी। धीमे से उठकर उसने दरवाजा खोला और बाहर गली में निकल गई। लघुशंका से निपटने तक में ही उसने आसपास के वातावरण और समय का लेखा जोखा ले लिया और बिल्कुल धीमे पांव से भीतर चली आई कि अभी रात खुलने में घड़ी भर से कम नहीं। जब तक हरगुन पंडित का खांसना और संतोषी मैया की जय बोलना उसके समूचे अस्तित्व पर चहलकदमी करता हुआ सा आगे निकल नहीं गया, रामकली को लगातार यही लगता रहा कि बस हरगुन पंडित का आना अब उसके ऊपर से भोर के पक्षियों के झुंड की तरह गुजरने ही वाला है। हरगुन पंडित जब वास्तव में बसंतलाल की कोठरी के बाहर वाली पतली सड़क से गुजरा, रामकली की आंखें लग चुकी थीं। जय संतोषी माता की, जय गंगा मैया की धुन के साथ कुछ क्षणों को टोह लेता सा हरगुन पंडित दोबारा अपेक्षाकृत जोर से आवाज देता हुआ आगे बढ़ा तो रामकली को ऐसा लगा जैसे कोई उसके सपने में होता निकल गया हो। अपनी नींद, अपने असमंजस और अपने आत्मसम्मोहन में से उबरते उबरते रामकली को कुछ वक्त लग गया, लेकिन जब उठी तो उसने बदलने के कपड़ों की रात से ही बांधकर रखी हुई पोटली को धीमे से झोले में डाला। लगभग फुसफसाते हुए बसंतलाल को जगाया और बोली, तुम हौले से किवाड़ फेर लेना, धूप निकलने तक मैं लौट आऊंगी। थोड़ी सी देर भी हो जाए तो कमला पहलवान के यहाँ से पाव भर दूध लेते आना। पैसों को मैंने कह दिया था कि 10-5 दिन बाद में ही देंगे। बसंतलाल ने जोर से जमुहाई ली तो रामू को बदबू का एक भभका सा अनुभव हुआ और एक क्षण को ऐसा लगा जैसे बसंतलाल ने अपना मुंह नहीं खोला बल्कि रामकली के भीतर की सारी हड़बड़ी को टोहने के लिए अपनी कोई गुप्त आंख खोल दी है। सुबह सुबह के बासीपन में बसंतलाल का चेहरा अपेक्षाकृत ज्यादा उम्रदार और बीहड़ लगता है। रामकली ने बताशों का पुड़िया और अगरबत्ती झोले में डाली, पीपल का लोटा अपनी दाएं हाथ की उंगलियों में मंदिर जाने की सी मुद्रा में एकड़ा और ये कहती हुई बाहर निकल गई कि शाम से डबल रोटी लाके रख दी है आले में, बच्चे उठे तो चाय के साथ दे देना, आज अब चीनी पत्ती भी निबटने को है। अंतिम वाक्य कहते कहते रामकली को लगा घर की ये अभावग्रस्तता इस वक्त निहायत अप्रासंगिक लग रही है। नहान से लौटने पर देखा जाएगा। इस वक्त तो उसने हरगुन पंडित के हिस्से की दक्षिणा भी रख ली है। गरीबी और कंगाली का रोना धोना तो जिंदगी भर का लगा है। एक तो पाजे में ज्यादा वजन की नहीं, दूसरे रामकली जब चाहती है तेज कदमों से भी इस तरह चल लेती है जिससे निहायत धीमी और संतुलित लय में चल रही हो। इस वक्त मुंह अंधेरे का वातावरण ऐसा चौकन्ना लग रहा है जैसे कोई हिरन प्रतीक्षा में खड़ा हो। नीचे आंख किए चलती रामकली को अपनी पाजेबों का धीमे धीमे बजना सिर्फ अपने ही कानों तक आता हुआ लगता रहा। घर पर्याप्त पीछे छूटते ही रामकली ने दूर दूर तक अपनी आंखों की सीध में देखा जैसे सुबह सुबह की हल्की सी धुंध के बीच से हरगुन पंडित पेड़ की तरह एकाएक उग आने वाला हो। निगम चौराहे पर हरगुन पंडित उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था। यहां आते आते वातावरण की निर्जनता टूट चुकी थी और गंगा नहान को जाते स्त्री पुरुषों के बीच से होते हुए रामकली और हरगुन पंडित दोनों ही काफी दूर तक चुपचाप चलते रहे। पॉलिटेक्निक वाले चौराहे पर पहुंचने के बाद रामकली अब पहली बार बोली, क्यों हो हरगुन पंडित, कर्नलगंज की तरफ से चलोगे या
डीपी स्कूल की। ये लो, हम तो तुमको पाए लागो कहना भी भूल ही गई। इस बात का अनुमान स्वयं हरगुन पंडित ने भी लगाया कि अपना कहना पूरा करके रामकली धीमे से हंसी होगी। हालांकि प्रारंभ से ही रामकली पीछे पीछे उसके पांव पर पांव रखती सी चली आ रही थी। फिर भी हरगुन पंडित को लगातार यही लगता रहा कि रामकली की आंखों को देखना उसकी पीठ पर नहीं, चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रहा होगा। प्रयाग चुंगी चौराहे पर पहुंचकर दोनों एलनगंज के बीचों बीच से गुजारने वाली सड़क पार करते हुए रेलवे क्रॉसिंग के पार पहुंच गए। बांध मार्ग पर अपना झूला ठीक से पकड़ने के लिए वो किंचित रुकी तो हरगुन पंडित ने भी पीछे मुड़कर अब पहली बार गौर से रामकली की ओर देखा और रामकली ने धीमे से लेकिन लगभग अचानक अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए हरगुन पंडित की ओर। अब खास तौर से रेलवे क्रॉसिंग के आगे निकलते ही दूर दूर तक का परिदृश्य पूनों की उजास में इतना उजागर लग रहा था कि भोर हो चुकने का विभ्रम हो जाना नितांत स्वाभाविक ही लग सकता था। शायद हरगुन पंडित की रात भी काफी कुछ रामकली के स्मरण में बीती होगी, अन्यथा अब इस वक्त ज्यों ही रामकली ने उसे एकाएक आंखें ऊपर उठाकर अपनी भरपूर नजर से देखा था, हरगुन पंडित किंचित विचलित हो आया सा दिखता नहीं। इस तरह की कौंध हरगुन पंडित के गौरव वर्ण चेहरे में भर आई थी, खास तौर पर आंखों में, जैसे कोई चिड़िया किसी टहनी पर अपने पंजे जमाती है। कुछ उतनी ही एकाग्रता और अमूर्त दबाव के साथ हरगुन पंडित को घूरते हुए खुद रामकली को ऐसा लगा कि हरगुन पंडित के चेहरे पर की त्वचा उसके देखने के भार से धीमे से कांपी है, जैसे कोई पतली टहनी एकाएक किसी चिड़िया के आ बैठने से हौले से कांपी हो। वो धीमे से मुस्कुरा उठी। हरगुन पंडित, तुम्हारे मन में पछतावा तो नहीं ना? किस बात का? हरगुन पंडित ने एकाएक ही कहा और फिर जैसे रामकली के मंतव्य को समझने की कोशिश भर कर रहा हो बोला, तुम्हारे एकाएक के हाँ भर लेने और अब साथ साथ चलने से थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ रामकली। तुम तो शायद जानती ही होगी, औरतों के साथ का बोलना हमसे ज्यादा बनता नहीं। हमारी उम्र का आदमी बिना घरवाली का हो तो दूसरों की जनानियों से बतियाने में थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना मुंह से निकल जाए। गरीब आदमी औरतों में बदनाम हो जाए तो बस्ती में रहना कठिन हो जाता है रामकली। और तिस पर यूं समझो कि हमारी रोजी रोटी तो मंदिर की बदौलत निकलती है। रामकली को इतने लंबे और व्यावहारिक किस्म के उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। उसने अनुमान लगा लिया कि अपने संकोची और भीरू स्वभाव के चलते हरगुन पंडित भीतर ही भीतर कुछ खिसियाहट भी अनुभव कर रहा होगा। वो स्वयं नहीं समझ पाई कि ऐसा और इतने आकस्मिक ढंग से उसने क्यों किया। उसने एकाएक अपना हाथ हरगुन पंडित के कंधे पर रखा और अत्यंत आत्मीय ढंग से बोली, हम खुद ही नहीं समझ पा रही हैं हरगुन पंडित कि यो एकाएक के नहान की हमें क्यों सूझी। गंगा मैया क्षमा करेंगी। मैले जल की भरी गागर यूं तो ऊपर ऊपर उज्जर जल थहाए रहती है ना, लेकिन जरा सा दिलाओ तो झाड़ झंखार उतराए आता है ना हरगुन पंडित। हरगुन पंडित का मन हुआ कि वो कहे कि रामकली, तुम तो बहुत काव्यमयी वाणी में बोलती हो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल निशब्द पाया उसने। थोड़ी सी अपनी गर्दन घुमाकर हरगुन पंडित ने उधर रेलवे क्रॉसिंग के पार और इधर बांध मार्ग के काफी आगे तक सरसरी तौर पर देखा। इस बीच के फासले में इस वक्त कोई चलता दिखाई नहीं दे रहा था। हरगुन पंडित धीमे से आगे झुका और उसने रामकली को अपनी बाहों में भर लिया। रामकली को लगा इस तरह की और इतनी रोमांचकता उसने इससे पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसने धीमे से हरगुन पंडित को अलग किया और नई वधू के से आर्द्र स्वर में बोली, अब चलो हरगुन पंडित, भोर होने वाली होगी। बांध मार्ग के इस सिरे से एकाएक हरगुन पंडित एलनगंज वाली सड़क पर पीछे की ओर मुड़ गया। उधर दारागंज से बहुत चक्कर पड़ जाएगा रामकली, चलो इधर से ही अलोपिन देवी के चौराहे पर निकल जाएं। रामकली का झोला अब हरगुन पंडित ने संभाला और मातृपट के ऊपर पुरानी गरम चादर को अपनी पूरी देह पर फैला लिया। अलोपी चौराहे पर पहुंचने तक भी दोनों आपस में बातें करते ही चले आए थे और रामकली को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तीर्थ यात्रा से अधिक अलौकिक यात्रा पर है। रामकली के मन में था कि वो हरगुन पंडित को बताए कि उसकी जिंदगी में ये इस तरह की पहली शुरुआत है। वो अपने आप को निरंतर एक अमूर्त रोमांचकता से आप्लावित महसूस कर रही थी
और जिस तरह की स्त्री वंचना से हरगुन पंडित गुजरता है, रामकली के साथ का ये चलना उसे कभी विलक्षण नहीं लग रहा होगा। बिना एकटक हरगुन पंडित के चेहरे को देखे भी रामकली अनुभव कर रही थी कि उसके साथ चलते हुए वो कमर कमर तक की नदी पार करने की अनुभूति से गुजर रहा होगा। अलोपी वाला चौराहा आ गया तो एकाएक हरगुन पंडित बोला, अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ रामकली, चाय की तलब लगी है। रामकली धीरे से मुस्कुराई और हामी से सिर हिला दिया। चाय की गुमटी पर भीड़ नहीं थी। एक कोने में किसी बैठने वाले का इंतजार करती हुई सी बेंच पर दोनों बैठ गए तो हरगुन पंडित ने अपना हाथ धीरे से रामकली के बाएं घुटने पर रख दिया। तेरे साथ चलने में तो रामकली किसी देवी के साथ चलने का सा सुख है। सुनो भैया, तनिक 2 गरम चाय देना। रामकली ने अपना शाल घुटनों तक फैलाकर हरगुन पंडित का हाथ ढक लिया और तब हवा में रुख बदलती चिड़िया की सी आकस्मिकता में हरगुन पंडित की ओर देखा। उसका पूरा चेहरा शरारत में खिल उठा। क्यों देवी के साथ मैया लगाना क्यों भूल गए हरगुन पंडित? रामकली का चेहरा जैसा हो आया, हरगुन पंडित को लगा कि एकांत होता तो वो जोर से खिलखिला उठी होती। इस बीच जब दोनों साथ साथ कभी एकाएक धीमे और कभी एकाएक तेजी से चलते यहां तक आए थे तो रामकली कई जगह उन्मुक्त रूप से खिलखिला उठी थी और लगा था प्रकृति में इस वक्त अब रामकली के अलावा और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। संगम वाली सड़क पार करके बांध वाली चढ़ाई के बाद का परिदृश्य रामकली के लिए सचमुच अद्भुत था। यो शायद 3-4 बार रामकली शादी के बाद भी यहाँ आ चुकी है, कभी सुबह सुबह कभी दोपहर के वक्त। उसके लिए यह साफ साफ पहचानना कठिन है कि आज प्रकृति इतनी रोमांचक उसे इतनी सुबह सुबह आ पहुंचने के कारण प्रतीत हो रही है या हरगुन पंडित के साथ की यात्रा के कारण। उजाला हो चुका था। बांध की ऊंचाई पर से देखने पर यही लगता था जैसे यह सारा परिवेश एकाएक ही प्रकट हुआ हो। दूर दूर तक जमुना पुल से इधर झूसी तक का विस्तृत परिवेश और अपनी जलराशि को रूप गर्विता सन्यासिनियों के तेवर में धारण किए बहती गंगा और जमुना। रामकली के मुंह से एकाएक ही जय गंगा मैया जय जमुना मैया निकला और वो धरती पर झुक गई। कुछ क्षणों को हरगुन पंडित की उपस्थिति को भूल गई और जब हरगुन पंडित ने कहा कि तुम तो रामकली कनखल वालियों का सा साष्टांग दंडवत मार रही हो, तो वो तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने ना हरगुन पंडित की ओर पलटकर देखा और न कुछ कहा, लेकिन हरगुन पंडित को इस बात का एहसास हो गया कि रामकली किंचित अप्रसन्न हो गई है। रामकली चुपचाप आगे बढ़ती चली गई। हरगुन पंडित के छाया की तरह पीछे पीछे आने को वो अपने समूचे अस्तित्व में अनुभव कर रही थी, लेकिन संगम के किनारे पहुंचते पहुंचते तक के बीच वो लगातार चुप ही रही। इस बीच वो अपने आप में डूबी जरूर रही थी, लेकिन इस बात की प्रतीति उसे पूरी थी कि यहाँ निर्जनता या सन्नाटा कहीं नहीं है। विशाल माघ मेला क्षेत्र में इधर उधर चींटियों की सी कतारों में छितराए हुए लोग संगम के मुहाने तक आकर जनसमूह में परिवर्तित हो गए थे। रामकली ने संगम के किनारे नहाते स्त्री पुरुषों को देखा और उसे लगा कि वो भी उन्हीं में से एक हो गई है। इस बीच हरगुन पंडित जरूर कुछ बातें करता रहा था, खासतौर पर कल्पवासियों के बारे में कि ये लोग माघ भर यूं ही कुटिया बनाकर रहते हैं और अपने काया कल्प की कामना करते हैं। जब तक रामकली तैयार हुई, हरगुन पंडित घुटनों तक पानी में जा चुका था। रामकली को ध्यान आया कि हरगुन पंडित ने उसके इस अकस्मात के अलगाव को अनुभव कर लिया है। वो भी गंगा में उतरने को हुई। पहला ही कदम गंगा के जल में रखा था कि उसे लगा जैसे एकाएक वो संपूर्ण रूप से उस जल राशि में खिंच गई है। अत्यंत सधे हुए कदमों से रामकली हरगुन पंडित के समीप पहुंच गई और अपनी नाक को अंगूठे तथा तर्जनी से दबाकर उसने डुबकी लगा ली। बांध से संगम क्षेत्र तक का फासला कम नहीं था। यहां तक आते आते और नहाने के लिए तैयार होने में काफी समय लग गया था और उजाला निरंतर बढ़ता गया था। पानी में अभी भी निहायत अमूर्त सी ऊष्मा थी और रामकली डुबकी लगाकर अपने सिर को बच्चों के से कौतुक में हिलाती जल राशि में से एकाएक ही बाहर निकली तो उसे लगा कि डुबकी लगाकर सीधे खड़े होते ही वो संपूर्ण रूप से विवस्त्र हो गई है। एकाएक ही उसे हरगुन पंडित की उपस्थिति का एहसास हुआ। डुबकी लगाते में वक्ष पर त्वचा की तरह मड़ गई सी अपनी धोती को अपने सुडौल स्तनों पर से उसने
बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा आगे की ओर खींचा और फिर दोनों हाथ आपस में गूंथ लिए। रामकली ने अनुभव किया लज्जा और स्त्रीत्व के इतने बड़े माया लोक का साक्षात्कार उसने आज तक कभी नहीं किया। हरगुन पंडित इस वक्त कहाँ है, ये देखने के लिए उसने आंखें उठाई तो और कुछ नहीं देखा, सिर्फ इतना ही दिखा कि सामने संपूर्ण रूप से सिंदूरी सूर्य देवता पूर्वी क्षितिज पर सिंहासनारूढ़ सम्राटों की सी मुद्रा में आसीन दिखाई दे रहे हैं और आंखें सिर्फ सूर्य के प्रतिबिंबों से भर गई हैं। कुछ क्षणों तक यूं ही अभिभूत रहने पर चेष्टा करके रामकली ने अपने हाथों को वक्ष पर से प्रणाम करने की मुद्रा में हटाया और आंखों को सूर्य देवता पर से, तो देखा हरगुन पंडित उसी की ओर रुख करके खड़ा है। रामकली को लगा इन कुछ क्षणों में ही उसका स्त्रीत्व संपूर्ण रूप से उजागर हो गया है। उसको लगा आंखें मूंदते ही वो अपने आप को हरगुन पंडित की आंखों से देखने लगती है और उसे लगता है कि जलराशि में डुबकी लगाने के बाद, बाहर निकलने के बाद, वो केंचुल उतारने के बाद ही सर्पिणी की तरह चमकदार हो आई होगी। हरगुन पंडित की बताई कल्पवासियों के कायाकल्प की बात अब रामकली को एकाएक याद आई और उसने हरगुन पंडित की ओर देखते हुए फिर गोता लगा लिया। पानी के भीतर रहते ही उसके मन में अचानक आया कि अगले अमावस्या वाले नहान में वो बसंत लाल को साथ लेती आएगी और फिर इसी तरह इस अनंत सी जलराशि में डुबकी लगाएगी और तब एकाएक इसी मुद्रा में बसंत लाल की आंखों के ठीक सामने खड़ी हो जाएगी, अपने संपूर्ण स्त्रीत्व को उजागर करती हुई।